A warm and lovely morning, dear students. So today we'll be continuing with the first chapter that we had begun the last week. Okay, so come to page number 7. There is an activity 7 given. So we'll begin from there. So this is basically a poem by Shane De Roolf. Okay, it's a poem by Shane De Roolf which talks about the crayon box that talked. So the title of the poem is The Crayon Box That Talked. Yes, हम एक ऐसे क्रेयॉन बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो बात करता था. ठीक है, तो देखते हैं हमारे पोएम में क्या है. While walking through a toy store the day before today, I overheard a crayon box with many things to say. I don't like red, said yellow, and green said, nor do I. And no one here likes orange, but no one knows quite why. We are a box of crayons that really doesn't get along, said Blue to all the others. Something here is wrong. Well, I bought that box of crayons and took it home with me and laid out all the colors so the crayons all could see. They watched me as I colored with red and blue and green and black and white and orange and every color in between. They watched as green became the grass, the blue became the sky. The yellow sun was shining bright on white clouds drifting by. Colors changing as they touched, becoming something new. They watched me as I colored. They watched till I was through. And when I finally finished, I began to walk away. And as I did, the crayon box had something more to say. I do like red, said yellow. And green said, so do I. And blue, you're terrific. So high up in the sky? We are a box of crayons, each one of us unique. But when we get together, the picture is complete. So students, this is the poem. Yeah. So I'll explain you what it is. I think you have understood, but little bit let us explore more. Yes? हाँ. So Shane De Roolf जो है, the speaker of the poem or the poet, yes, he was actually walking through a toy store. ऐसे ही वो बाहर से जा रहे थे टॉय स्टोर के वास्ते, तो उन्होंने ऐसे ध्यान से सुना. तो क्या हो रहा था पता है, क्रेयॉन बॉक्स में क्रेयॉन्स एक दूसरे से झगड़ रहे थे. मतलब वो लोग के बीच में बहस हो रही थी. ठीक है, दे वर डिबेटिंग एज टू कौन सबसे बेस्ट है और कौन किसको नहीं पसंद, ऐसे सब बातें. तो उस टाइम पे येलो क्रेयॉन है ना, उसने ऐसा कहा मुझे तो रेड पसंद ही नहीं है, ऐसे करके. तो ग्रीन ने कहा हाँ हाँ मुझे भी नहीं पसंद. तो फिर उसके बाद बाकी और उसने ये भी बोला कि और ऑरेंज तो किसी को पसंद ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों, रीज़न क्या है वो पता नहीं, पर हमें रेड भी नहीं पसंद, ऑरेंज भी किसी को पसंद नहीं आता है. तो उसके बाद ब्लू बोले कि वी आर अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स दैट रियली डजंट गेट अलॉन्ग. और हमको एक ही डब्बे में डाला गया है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट गेट अलॉन्ग विथ एवरीवन. कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कहा. ठीक है. सो व्हाट डिड द राइटर थिंक? द पोएट थॉट चलो मैं इसी बॉक्स को आज घर लेके जाता हूँ. सो ही परचेज दैट बॉक्स. ठीक है, और वो घर लेके गए और उन्होंने बॉक्स को ऐसे ही नहीं रखा. उन्होंने क्या किया, क्रेयॉन बॉक्स में से सारे कलर्स को बाहर निकाला. अब आपने देखा होगा जब वो बॉक्स के अंदर होते हैं कलर्स, वो उनके बीच में एक बैरियर्स होते हैं ना. हम कलर्स को ऐसे से रखते हैं, एक एक ऐसे नहीं, एक ब्रेकिंग होता है जो उनको एक कलर से दूसरे कलर को डिफ़र करता है. अगर वाटर कलर्स हो तो वो लोग डब्बे में होते हैं, तो ऑलरेडी वो डिफरेंट है. उसी तरीके से इसमें कैसा होता है, एक एक मतलब बैरियर्स होते हैं, वो एक एक कलर को डिफ्रेंशिएट करके रखने के लिए, और कुछ कुछ क्रेयॉन बॉक्स में साथ में ही होते हैं. तो अब इसमें क्या हुआ ना, जब जैसे ही राइटर ने मतलब पोएट ने वो कलर्स को बिखेर दिया, उस टाइम पे सारे क्रेयॉन्स ने एक दूसरे को देखा. पहली बार उन लोग ने एक दूसरे को देखा. अब तक तो वो सिर्फ ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं ऐसे अड़ोस पड़ोस को बोलते थे, बट अब उन लोग ने सच में एक दूसरे को देखा कि वो लोग कैसे हैं, वो लोग क्या
है। अब क्या किया उन्होंने, फिर देखा कि किस तरीके से पोएट जो है वो एक एक कलर को लेके एक एक तरीके से उसको लेड आउट करते हैं, उसको शेड करवाते हैं, जिससे वो और ब्यूटीफुल हो के आता है। और इस तरीके से जैसे कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक है, वाइट है, ऑरेंज, ऐसे हर एक कलर जो है, ठीक है, सब ऐसे ऐसे करके एक एक करके एक दूसरे के साथ ही मिंगल हो रहे, एक ही इमेज के अंदर एकदम ब्यूटीफुली उनको स्प्रेड आउट कर रहे। और उन्होंने देखा कि किस तरीके से ग्रीन कलर ग्रास में बदल रहा है। अब तक तो उनके हिसाब से क्रेयॉन है, वो तो ऐसा ही है, बट अब देखा कि कैसा वो ग्रीन ग्रास में बदल गया। फिर देखा कि ब्लू किस तरीके से स्काई में बदल गया, है ना, और येलो जो था वो ऐसा शाइन कर रहा था, और वाइट क्लाउड्स जो है वो इधर उधर से ऐसे लहर रहे थे, ठीक है। ड्रिफ्टिंग बाय मीन्स दे वर मूविंग इन द एयर एंड कलर्स वर चेंजिंग एज दे टच्ड। जैसे ही वो कलर को मतलब डब्बे से निकाल कर एक बार स्ट्रोक लगा दिया, उसका एक अलग झलक आने लग गया, ठीक है, और उसमें से कुछ नया बन रहा है। अब तक उनको क्या लगा, हम तो ऐसे क्यूब, हम तो ऐसे ही बस सिलेंड्रिकल शेप में हैं, ऐसे ही रहेंगे। बट अब क्या हुआ, वो अलग अलग शेप्स फॉर्म कर रहे, अलग अलग ब्यूटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कलर्स, ठीक है। दे वॉच मी एज आई कलर, जैसे मैं कलर कर रहा हूँ, दैट इज इस तरीके से जब स्पीकर कलर कर रहे थे वैसे वैसे वो कलर्स ऑब्जर्व कर रहे कि कैसे वो जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसा दूसरा कलर जा रहा है, कैसा वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और करने के बाद वो कैसे दिखता है। सो द ब्यूटी दे आर एन्जॉइंग। दे वॉच टिल आई वॉज थ्रू, पूरा कंप्लीट होने तक वो लोग वो ऑब्जर्व करते रहे। एंड वेन आई वॉज फाइनली फिनिश्ड आई बिगैन टू वॉक अवे। एक बार उनका जब पेंटिंग बन गया, वो पेंटिंग को कलर और उधर छोड़कर वो बाहर चले गए, क्योंकि उनको पता था कि अब क्रेयॉन बॉक्स के अंदर के हमारे ये जो मेंबर्स हैं इनको कुछ तो बोलना है। सो व्हाट वाज दैट? येलो ने कहा, अरे मुझे रेड तो बहुत पसंद आया। तो ग्रीन ने बोला, हाँ हाँ मुझे भी बहुत पसंद आया। तो ब्लू ने, और ब्लू को बोला, तुम तो कितने टेरिफिक हो, तुम इतने ऊपर स्काई पे कैसे चले गए, ऐसे करके, ठीक है। तब उन लोग ने कहा, ब्लू ने कहा, वी आर अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स, ईच वन ऑफ अस यूनिक, बट व्हेन वी गेट टुगेदर द पिक्चर इज कंप्लीट। दैट इज़ व्हाट, हम एक क्रेयन के बॉक्स है, ठीक है, हम हर एक के अंदर एक यूनिकनेस है, बट जब हम सब साथ में आते हैं तब भी ये पिक्चर कंप्लीट होगा। आपने भी देखा होगा, आप अगर एक ही कलर शेड पे मतलब यूज़ करते हो, जैसे कि ग्रीन कलर का शीट है, ठीक है, उस पर आप ग्रीन कलर से लिखोगे तो वो उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन वही ग्रीन शीट पे आप ब्लैक से लिखो, आप येलो से लिखो, ठीक है, या आप डार्क ब्लू से लिखो, पर्पल से लिखो, रेड से लिखो, वो अलग तरीके से रिफ्लेक्ट अपॉन होगा। तो वही है, हम सब यूनिक है, हम ह्यूमन बींग्स भी कितने डिफरेंट हैं, एवरीवन हैज़ देयर ओन टैलेंट, राइट। लेकिन जब हम सब साथ में आते हैं तब हमारी वो जो यूनिटी है वो बहुत आउटशाइन करती है, एंड दैट इज़ अ डिफरेंट एंड द बेस्ट थिंग, है ना। हाँ, तो अपना कंट्री का भी एक बेसिक फीचर यही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यही है, इसमें भी वही बताया कि किस तरीके से डिफरेंट होने के बावजूद ये सारे कलर्स जब एक साथ एक ही इमेज में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हुए तो कितना ब्यूटीफाई किया। एक वाइट पेपर को उन लोग ने इतना लाइवली बना दिया। तो तुम भी सोचो, हम सब साथ में मिलेंगे, हम जब एक इंडिविजुअल अकेला प्रोजेक्ट करता है और ग्रुप में करते हैं तो कौन सा बेस्ट होता है? ग्रुप वाला। क्योंकि इंडिविजुअल करते तो तुम्हारे अकेले के आइडियाज़, यू आर हैप्पी कि तुम्हारा बेस्ट बना, लेकिन जब सब होते हैं तब क्या होता है, सबके आइडियाज़ हम लेते हैं, सब कलेक्टिवली कुछ नया बनाते हैं, एंड दैट इज़ वेयर द स्पिरिट इज। Yes, so this is what the poem has for us. Understood? So there is a small activity given. So the question, which is printed in pink, what did the crayon say to each other at the beginning of the poem? So उसमें जो पोएम के लाइन्स है वही है। I'll send this in the form of image, okay, in the PDF form. I will send it to you. You can jot it down from there. Actually, you have to refer this poem only to fill up this. So if you can do it yourself, do it, and then you can check it with the answer key I am sending. Okay? Yeah. Yes. Come to page number 8. Activity 8. Paintings are art. Poems are art. Plays are also art.
लेट अस राइट अ प्ले अबाउट द क्रेयॉन्स। पेंटिंग लो तुम, पोएम्स लो, प्ले लो, कुछ भी, ये सब आर्टिस्टिक फॉर्म है। डांस भी एक आर्ट है, म्यूज़िक भी एक आर्ट है। सिर्फ ड्राइंग करते हो दैट इज़ नॉट आर्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्ट। लेकिन और भी चीज़ें हैं जो ये आर्ट का जो अम्ब्रेला है उसके अंडर में आते हैं। ठीक है, आपने ये पोएम में नोटिस किया कि किस तरीके से कलर्स एक दूसरे से बात करते हैं। नाउ यू विल नोटिस आफ्टर दैट कि द पोएट टुक द क्रेयॉन्स होम, देन ही पेंटेड आउट ऑफ देम एंड दे वर सो मीन्स हैप्पी हाउ दे कुड प्रोड्यूस डिफरेंट शेड्स एंड हाउ ईच एंड एवरी शेड वॉज सो peculiar and particular and how they togetherly made it a beautiful image. Yes, so this is the imagination of the poet, right? हम भी शॉप्स में जाते हैं, क्या आपने कभी देखा है सेलो का पेन रेनॉल्ड्स के पेन से बात कर रहा है? नहीं, लेकिन वो हमारी एक इमेजिनेशन है, राइट? हाँ, तो इसमें भी ये जो पोएट है इन्होंने भी अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके बताया है, कितना ब्यूटीफुली उन्होंने वो पोएम को प्रेजेंट किया है ना। तो आपको भी क्या करना है, वो पोएम जो है उसके बेसिस पे आपको एक प्ले लिखना है। प्ले इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। तो हमारा जो पोएम है, ठीक है, वाइल वॉकिंग थ्रू अ टॉय स्टोर, तो ये पोएम को आपको एक्चुअल में प्ले फॉर्म में बताना है कि येलो सेड व्हाट, देन उसके रिस्पॉन्स में ग्रीन ने क्या जवाब दिया, वो आपको डायलॉग की तरह लिखना है। आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन से कि ओके, सपोज आई एम टेकिंग, आपको पूरा पोएम को नहीं लिखना है डायलॉग में, यू कैन आइदर टेक द एपिसोड, जो पोएट है वो क्रेयॉन्स खरीदने से पहले वो लोग कैसा डायलॉग बोल रहे थे और उसके अलावा आप खरीदने के बाद क्या हुआ वो बता सकते हो। तो आपको जैसा एपिसोड लेना है वैसे लेके आप आपका प्ले लिख सकते हो। सपोज़ अगर मैंने ऐसा लिखा, फॉर माय इंस्टेंस, सपोज़ आई एम राइटिंग, मुझे ऐसा इच्छा हो कि नहीं पोएट ने ड्राइंग कर ली, उसके बाद क्या हुआ वो मैं लिखना चाहती हूँ। तो मैं बोलूँगी कि ब्लू ने ऐसा कहा कि हेलो रेड, तुम भी मेरे फ्रेंड हो, अब मुझे कुछ शेयर करना है तुम्हारे साथ। तो रेड ने कहा हाँ, सीक्रेट मेरे साथ शेयर करोगे? हाँ हाँ बोलो बोलो ना। तो उसने बोला इतना कुछ एक्साइटमेंट की बात नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनना। तो बोला हाँ हाँ बोलो बोलो। तो हम भले हम साथ में रहते हैं फिर भी हम साथ में नहीं हैं। तो हाँ, ये बात तो सही है, हम साथ में रहते हैं फिर भी हम साथ में नहीं हैं। हम किसी ना किसी को, अभी इसको वो कलर नहीं पसंद, उसको ये कलर नहीं पसंद, तभी येलो बीच में आता, बोलते हैं हाँ हाँ मुझे भी ये कलर तो पसंद नहीं, से तो दूर ही रहने का। फिर वो लोग झगड़ रहे हैं। तो आप ऐसे डायलॉग में आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये पोएम को आप पहले आपके हिसाब से अंडरस्टैंड करके वो पोएम में क्या डिस्कस हुआ है वो आप डायलॉग फॉर्म में यहाँ पे लिखोगे, जिसे हम प्ले कहेंगे। ओके, आपको एक डायलॉग फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट करना है। समझ गए? अंडरस्टूड? व्हाट यू हैव टू डू इज, आप आपके हिसाब से इंसिडेंट वाइज भी लिख सकते हो कि ब्रैकेट में लिख दो पहले कि राइटर वॉज वॉकिंग थ्रू अ टॉय स्टोर, सडनली ही हर्ड अ साउंड, फिर येलो कलर, आई डोंट लाइक रेड, सो ग्रीन, देन ग्रीन लिख कर फिर दो कॉलन डालो एंड इट ऑल्सो सेज हाँ मुझे भी नहीं पसंद, आई ऑल्सो डोंट लाइक। देन ब्लू कम्स एंड सेज many of them don't like orange also, then nobody likes each other, don't know why। ओके, ऐसा करके तो आप यही पोएम को आप डायलॉग फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट करो। उसके बाद ब्रैकेट में लिखना राइटर ने वो बॉक्स को परचेज कर लिया, ही टुक होम, ही स्टार्टेड पेंटिंग। एट दैट टाइम पेंटिंग के टाइम पे रेड वॉज टेलिंग सी हाउ द ग्रीन इज बिकमिंग लाइक अ ग्रास, ऐसे सब करके आप लिख सकते हो। तो ऑरेंज विल से या सो ब्यूटिफुल ना, एंड सी द ब्लू इज in the sky so high na, where will we go, and see how the yellow is shining so brightly, oh my god। so you can write like that in the form of dialogues। ठीक है, तो आपको ऐसा डायलॉग फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। ओके, अंडरस्टूड? दैट इज ऑन पेज नंबर 8, एक्टिविटी 8। Yes, now let's move to activity 9. We have read about painting, poetry and plays. Music is also an art. Let's read some idioms about music. Idioms are group of words that have special meaning that is different from the ordinary meaning of
each separate word. The best way to understand idioms is to listen and observe how they are used in different ways. Okay, so हमने पोएट्री के बारे में सीख लिया, पेंटिंग के बारे में पता चल गया, प्ले के बारे में भी पता चल गया. मैंने ये भी कहा था कि म्यूज़िक, डांस भी एक काइंड ऑफ आर्ट है. तो चलो अब हम कुछ ईडियम्स देखते हैं जो म्यूज़िक पे है. ईडियम्स आपको पता है ना, मुहावरे जो हम कहते हैं. हाँ, जो एक मतलब उसका मीनिंग कुछ और होगा, राइट. हाँ, मतलब बेसिक मीनिंग उसका कुछ डिफरेंट होता है, बट एक एक वर्ड का तुम मीनिंग लोगे तो वो अलग आएगा, लेकिन वो मीन करता कुछ और होगा. तो आप जैसे जैसे उसके यूसेज को ऑब्जर्व करते जाओगे आपको उसका मीनिंग पता चलता है. तो देखते हैं यहाँ पे क्या है. Think about these sentences that use the idiom blow your own horn. ठीक है, blow your own horn. blow करना मतलब ब्लू करना, yes. your मतलब आपका, own मतलब खुद का, horn मतलब सिंगला. ठीक है. Examples देखो. We all know you are the best student in the class. There is no need to blow your own horn. हम सबको पता है कि तुम यहाँ के बेस्ट स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हें वो ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वो जताने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड देखो. सीमा सेज शी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू ब्लो हर ओन हॉर्न बिकॉज शी इज़ अ वेरी शाई पर्सन. सीमा कहते हैं कि वो तो खुद की ही प्रेज़ नहीं कर पाती. कुछ लोग होते हैं ना, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, ऐसे बोलते हैं. हाँ, तो सीमा ऐसी लड़की है जो खुद की ऐसा बड़ाई नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ही शाई है. ओके. And the third, I don't want to sit near Rahul at the party. He is always blowing his own horn. So मुझे राहुल के पास पार्टी में नहीं बैठना, वो हमेशा खुद की ही बड़ाई करते रहते हैं. सो बड़ाई करना, खुद की प्रेज़ करते रहना, मतलब खुद का एटीट्यूड में बताना, बोस्टिंग करना, इट्स वॉट द बेसिक मीनिंग इज़. ये तो हमको पता चल गया तीनों एग्जाम्पल में कि हाँ, इसका मतलब ऐसा ही कुछ कि हम हमारे बारे में बकबक कर रहे हो, तो वही है. तो उसका मीनिंग क्या हुआ. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लो योर ओन हॉर्न. इट मीन्स टू प्रेज योर ओन एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स. मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, ऐसा कुछ लोग होते हैं ना, मैंने तो वो किया, मैंने तो ये किया है, तुमने तो नहीं किया, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं. तो ब्लो योर ओन हॉर्न मीन्स खुद का ही प्रेज करना, मेरे अंदर तो ये हुनर है, वो ये, ऐसा सब बताना. क्लियर, अंडरस्टूड. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट इडियम. नेक्स्ट, second idiom, music to your ears. Music to your ears. Okay, so let us see. I'm so happy to hear that you all are so well. It's music to my ears. मैं बहुत खुश हुई है जानकर कि आप सब ठीक हो. Means it's a kind of good news to my ears. Yes. Oh, Sunita, you're so sweet. I must admit that your words are music to my ears. अरे यार तुम कितनी स्वीट हो, तुम्हारे आवाज़ भी गाने की तरह लगती है मुझे, मतलब उतना ही स्वीट लगता है, एक पोलाइटनेस लगता है, राइट. The accused man said it was music to his ears when the judge said not guilty. जो जिसको अक्यूज़ किया गया था, वो जब उसको पता चला कि वो गिल्टी नहीं है, तो वो जो न्यूज़ था वो उसके लिए बहुत ही हैप्पी न्यूज़ था कि हाँ चलो मैं गुनहगार नहीं हूँ. सो वो अक्यूज्ड जो था उसके लिए वो न्यूज़ जो था वो एक हैप्पी न्यूज़ था कि चलो उसको गुनहगार नहीं साबित हुआ. हाँ. So what is the meaning of the term, that is the idiom music to your ears? It means news or information that you are very pleased to hear. मतलब ऐसे कुछ न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आपको सुनकर बहुत ही तसल्ली हुई, आपको अच्छा लगा, उसे कहते हैं music to your ears. Okay, next. For a song. For a song करके idiom है, उसका मीनिंग क्या होगा देखते. He bought his house for a song 2 years ago. वो अपना घर लाया, उसने ये घर जो है वो 2 साल पहले लिया था. फॉर अ सॉन्ग, दैट इज फॉर अ cheap price or for a lesser price, lower price. Okay. I thought I was getting the gems for a song, but I was actually paying too much. मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे बहुत कुछ मिल रहा है मेरे इसके लिए, बट I was actually paying too much. मतलब okay, I thought I was getting the gems for a song,
but I was actually paying too much. मतलब I expected that I will get lesser for my song, for my effort, but I was getting better than that. This is one of my favorite pieces of furniture and I got it for a song in a trade fair. ये मेरा मतलब बेस्ट और फेवरेट पीस ऑफ फर्नीचर है और ये तो मुझे फेयर में मिला, वो भी एकदम लीस्ट अमाउंट में. सो फॉर अ सॉन्ग मतलब बहुत ही कम अमाउंट में. कुछ कुछ इडियम्स हम इजीली गेस आउट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ में वेरिएशंस आते हैं. सो एज यू प्रैक्टिस यू विल गेट मोर एक्वेंटेड टू द सेम. Okay, so I'll be sending the image of this exercise also in the PDF, so you can refer there and write the meaning. Okay, understood? Yeah. Activity 10. So the last activity of the chapter is activity 10. So here we'll be discussing about one more art, that is the click, that is photography. Yeah, so we'll be discussing about photography, which is a wonderful modern art. Yeah, using variety of cameras like DSLR, mobile cameras, photographers capture images and arrange exhibition, participate in photography competitions at national and international level, as well as upload them on the website for various purposes. तो आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया ले लो या वेबसाइट ले लो या कुछ भी ले लो, फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. वी ऑल लाइक टू क्लिक आवर फोटोज़, एंड वो भी अगर कोई आपके ग्रुप में बेस्ट फोटोग्राफर हो तो बस दिन बन गया है ना. येस, वी ऑल हैव द फैंटेसी. किसी को फोटोग्राफी मतलब करना पसंद है और किसी किसी को फोटोग्राफी करवाना पसंद है, राइट. हाँ, सो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोमिनेंट कैमराज भी है, मोबाइल कैम्स में भी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, और भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स वंडरफुल माइन्यूट कीनली ऑब्जर्विंग फ़ोटोज़ लेते हैं और उसको एक्सिबिट करते हैं कॉम्पिटिशन्स में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे, है ना. और इस तरीके से काफ़ी प्रोमिनेंसी भी उनको मिलती है, अर्निंग भी हो जाता है, लोगों को पता भी चलता है. यस, हाँ. आउट ऑफ मैनी टाइप ऑफ फोटोग्राफी, वन पॉपुलर टाइप इज लैंडस्केप फोटोग्राफी. आई ऑल्सो लव दिस काइंड ऑफ फोटोग्राफी. आप कोई भी लैंडस्केप के फ़ोटो ले लो, ठीक है, उसमें एक अलग ब्यूटी होता है. वेन एवर यू आर इन सम हैप्पीज़ सिचुएशंस और वेन एवर यू आर टायर्ड, व्हेन यू लुक एट सच अ फोटोग्राफ ना, you feel so relaxed, you feel so happy. yes, yeah, so landscape photography भी जो है वो बहुत ही prominent है. so here are some tips if you are also interested in photography, you can refer these also. yes, कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. first thing, beautiful landscape photos are often defined by the quality of light they were taken in. आप आपके घर के आगे कोई भी एक ट्री है, उसका फ़ोटो आप अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 6 to 7 के बीच में लोगे और 7 to 8 के बीच में लोगे या 8 to 9 के बीच में लोगे या इवनिंग में लोगे, हर एक में अलग अलग डिपिक्ट होगा. क्यों? क्योंकि उसमें जो सन के रेज आते हैं ना, वो डिफ़र करता है. आप मॉर्निंग में सेल्फी लो और नाइट में अपना सेल्फी लो, दोनों डिफ़र करेगा. बिकॉज व्हेन यू क्लिक द फोटोग्राफ इन द नेचुरल लाइट ना, दैट इज़ मोर perfect than the artificial light settings many a times. yes, because the natural light, the way the amount of light is being protruded upon you, that will actually make the photo the best thing. हाँ, तो most important element कोई भी फोटोग्राफी का क्या है? the light. As a consequence, photographers tend to shoot early in the morning or during late afternoons when the sun is lower, less contrasty and often displays a subtle color palette of moody hues. तो इसके लिए क्या करते हैं जो फोटोग्राफर्स होते हैं ना, वो अर्ली मॉर्निंग जाके शूट करते हैं फ़ोटोज़, या फिर दोपहर के टाइम पे जब सन थोड़ा मतलब एकदम भी सिर पे ना हो, थोड़ा थोड़ा सेट होने वाला हो, वैसे टाइम पे. इसमें क्या होता है, जो मूड उनको क्रिएट करना है ना, वो एटमॉस्फेयर का वो क्रिएट कर पाते हैं. फॉर दिस रीज़न द आवर्स आफ्टर डॉन एंड बिफोर डस्क आर नोन एज मैजिक आवर्स. इसके लिए डॉन के बाद का टाइम, DAW मतलब सनराइज से लेके सनसेट का बीच का जो मोमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड द मैजिक आवर्स, जिसमें मतलब वो प्रॉपरली दे हैव टू नोटिस कि कैसा जा रहा है, कैसा आ रहा है. लाइट का वो बहुत ही रोल है. इफ़ राइजिंग एट डॉन डजंट सिट वेल विथ योर आइडिया ऑफ अ रिलैक्सिंग वीकेंड, डोंट पैनिक, देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेट लैंडस्केप अपॉर्चुनिटीज थ्रू आउट द डे. अगर राइजिंग ऑफ द सन वाला जो लैंडस्केप है, द वे यू वांट, वो नहीं आ पाया तो डोंट पैनिक. अपने पास पूरा दिन है, कहीं पर भी हम वो प्रॉपरली सेट आउट करके ले सकते हैं. सो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का ये जो बीच का फेज़ है, दैट इज़ ग्रेटली इम्पॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर क्लिकिंग एनी फोटोग्राफ.
Okay, yeah. Second is, any landscape photographers desire an image that appears sharp throughout the scene so that elements of foreground interest such as a rock in a lake look just as sharp as the distant horizon. Yeah. सो कुछ कुछ लैंडस्केप फोटोग्राफर्स होते हैं ना, उन लोग चाहते हैं कि मतलब अभी कभी कभी तुमने देखा होगा, तुम फोटो लेते हो तो ब्लरी इमेज आता है, लेकिन ये जो फोटोग्राफर्स जो प्रोफेशनल होते हैं उन लोग चाहते हैं कि वो जो ग्रास का वो जो लेंथ है, वो फाइनल जो कर्व है वो भी ऐसा फील हो फोटो में, वैसा फ़ोटो लेना है। तो या फिर एक रॉक है जो लेक में हो एंड वो भी क्लियरली विजिबल होना चाहिए, भले तुम डिस्टेंस से फ़ोटो ले रहे हो। तो ऐसे सब जो भी एलिमेंट्स होता है तो वो शार्पनेस को भी सेट करना आना चाहिए। तो दे ऑलवेज डिसाइड फॉर सच एन इमेज कि फॉरग्राउंड पे जो आ रहा है ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है उसके साथ जो बाकी इमेजेस है उसके भी वो शार्पनेस को कैसे सेट करना है एंड ऑल, दे प्रिफर दैट। Okay. One of the great problems for landscape photographer is the difference in brightness between the sky and the land. Yeah, sky में sun बहुत ज़्यादा protruding है, इसके लिए यहाँ पे brightness ज़्यादा है और land पे कम रहता है। तो ये सबसे बड़ा problem होता है landscape photographers को। While the human eye is capable of perceiving detail across this tonal range, a digital sensor isn't capable of recording it. ह्यूमन आई ईजिली मतलब देख सकता है कि किस तरीके से यहाँ पे हमको अलग शेड दिख रहा है, नीचे से ऐसा, लेकिन कोई भी डिजिटल सेंसर इतना केपेबल नहीं है कि वो वेरिएशन को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, अभी तुम्हें देख रहा है कि सन का रेज आ रहा है तो ट्रीज़ के कुछ भाग में डार्क आ रहा है, कुछ भाग में लाइट आ रहा है, स्काई में वो ब्राइटनेस है, लेकिन जैसे जैसे लैंड में जा रहे हो वो ब्राइटनेस कम हो रहा है। ये हमको एक ही व्यू में दिख जा रहा है, लेकिन तुम फोटोग्राफ में उसको रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। Okay, yeah. Great landscape photography is not necessarily about hunting out the most pictures seen in the most wonderful light and at the most perfect time of day. तो ग्रेट लैंडस्केप फोटोग्राफी जो है वो सिर्फ अच्छा सा फ़ोटो मिले ऐसा नहीं है, उसके अंदर प्रॉपरली लाइट होना चाहिए, परफेक्ट टाइम ऑफ द डे। इंडीड देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट। हमने बोला कि लाइट हो, एंगल सेट हो, शार्पनेस सेट हो तो फ़ोटो अच्छी आएगी, ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होता है। इंडीड देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लैंडस्केप दैट आर लेस ग्लैमरस। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लैंडस्केप में होते हैं जो कम ग्लैमरस होते हैं, मतलब इतने चमकीले नहीं होते। सच एज द इफ़ेक्ट्स ऑफ हैवी फार्मिंग। हैवी फार्मिंग के तुमने बंजर ज़मीन तुमने देखा होगा कैसे हो जाते हैं, या रैपिडली एक्सपेंडिंग सबर्ब्स, द वे द सबर्ब एरियाज़ और द मेट्रोपॉलिटन में जो सबर्ब एरियाज़ वगैरह है वो कैसे डेवलप हो रहा है, वो स्प्रॉलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड्स, द स्लम, द वेस्ट लैंड्स एक्सेट्रा, देन दैट कैन मेक अ पॉइगनेंट सब्जेक्ट फॉर द कंसर्न फोटोग्राफर। तो वो जो कंसर्न फोटोग्राफर के लिए एक पॉइगनेंट सब्जेक्ट बन सकता है। टेक अ लुक एट द इफेक्ट्स ऑफ मैन ऑन द लैंडस्केप नियर योर होम एंड यूज़ देम एज अ फोटोग्राफिक सब्जेक्ट। और देखो कि किस तरीके से मैन का क्या इफ़ेक्ट है लैंडस्केप में और वो किस तरीके से उसको फोटोग्राफिक सब्जेक्ट में प्रेफर करता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स कि पहले तो लाइट एलिमेंट, देन उन लोग को होता है कि शार्पनेस प्रॉपर हो, फिर ऑफकोर्स द वे द लाइट इज़ प्रोट्रूडिंग, आसमान में और नीचे थोड़ा डिफ़र करेगा तो फोटोग्राफी में वो प्योरिटी नहीं आएगी। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स मैनी अदर आर ऑल्सो देयर, लाइक मतलब किस तरीके से जो नॉर्मल लैंड है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। पहले नॉर्मल लैंड था, फिर उसमें वेस्ट डालने लग गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट, और वो सब आके डंपिंग करके वो बिगाड़ दिया। तो कभी कभी ये चीज़ें को वो लोग फोकस करते हैं और उस पे से वो लोग आगे एक्सपेंड भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ब्यूटी को कभी कभी वो एस्थेटिक ब्यूटी को नलिफाई भी कर देता है। ओके, या so given here are some landscapes. Compare the elements using the points given. On page number 11 you are given a table, element landscape 1, landscape 2. अभी फर्स्ट जो इमेज है वो देख के तुमको क्या लगता है, और सेकेंड इमेज है वो तुमको क्या लगता है वो तुमको बताना है। सो फर्स्ट इमेज का टाइमिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि सनसेट के पास है, मतलब 4 बजे के बाद जो एटमॉस्फेयर था ना वैसा लग रहा है। और लैंडस्केप 2 में ऐसा लग रहा है अर्ली मॉर्निंग आफ्टर 10:30 के बाद जो टाइमिंग है दैट इज़ अराउंड 11 o'clock वी कैन से, तो वैसा टाइम का एक इमेज है सेकेंड वाला इमेज। देन द लाइट,
फर्स्ट जो इमेज है उसमें लाइट थोड़ा डिम है, थोड़ा क्लाउडी है क्योंकि इवनिंग हो रहा है, और सेकेंड में तो ब्राइट है क्योंकि राइजिंग ऑफ द सन थोड़े पहले ही हुआ है। देन फर्स्ट का लोकेशन कोई हिली एरिया लग रहा है और सेकेंड का कोई सी लेवल लग रहा है। देन फर्स्ट का डेप्थ ऑफ फील्ड लो कॉन्ट्रास्ट क्योंकि उतना गहराई नहीं लग रही है, लेकिन सेकेंड में हाई है कॉन्ट्रास्ट क्योंकि शार्पनेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको अगर रॉक्स वगैरह दिखाना हो तो आपको बहुत ही शार्पनेस को हाई रखना होगा व्हाइल क्लिकिंग द इमेज। Okay, understood? I'll send the image of this activity also, which is given on 11th page number, and you can copy it down from there. Below that one paragraph you have to write that how a good photograph should be, और आप इसका होमवर्क में लिखोगे। आपको क्या लगता है कि एक अच्छा फोटोग्राफ कैसा बन सकता है, उसमें मेन क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से प्रॉपर फोकस, yeah, then second is how you are placing the device in your hand, that is also important. Third, the sharpness, okay, blur हो तो blur या जो भी है वैसे। then the quality, how magical you are able to click that pic, etc etc. so you can write कि एक फोटोग्राफ अच्छा होना हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें होने चाहिए वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड जो भी होमवर्क्स आपको बोल रहे हैं डू मेक श्योर कि आप कर रहे हो, क्योंकि उसके भी मार्क्स प्लेस किए जाएंगे। Okay, so I hope you have understood the chapter, and that's all for today, and have a nice day.